नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवारना जीएस पर। दोस्तों, आज हम फिर से एसएससी जीडी स्पेशल क्लास लेकर हम आपके सामने आए हैं। एसएससी जीडी से संबंधित इसमें सारे टॉपिक पर, इन सारे क्वेश्चंस पर हम लोग काम करेंगे जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए एसएससी जीडी के लिए यानी एसएससी के एग्जाम के लिए ये चौथा साइंस का सीरीज लेकर आए हैं और रात में 8:30 हम लेकर आएंगे आपके लिए बीपीएससी 68 जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए और बिहार एसएससी के लिए। ये दोनों सीरीज आपके आने वाले एग्जाम में रामबाण साबित होगी और इन दोनों सीरीज को आप लोग जरूर दिखा कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं साइंस की नई दुनिया में। अगले सीरीज के साथ आपसे मेरी मुलाकात होगी और सारा क्वेश्चन एग्जाम का पूछा गया और पूछे जाने योग्य क्वेश्चन होगा और इसके डिस्कशन में जो भी बातें आप एक्स्ट्रा सीखते हैं उसको आप स्टार मार के अपनी कॉपी में नोट किया कीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में इससे बड़ा फायदा आपको मिल सके। तो आइए मेरे दोस्त, देखते हैं ये पहला सवाल कहता क्या है। एक बेहतर सा सवाल है। ये सवाल है आपका कि चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने से चीनी की विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन कहा कि चीनी का कोई घोल है, इसका मतलब है कि चीनी का घोल का मतलब क्या हो गया कि चीनी का कोई विलयन है। विलयन का मतलब हो गया सॉल्यूशन, यानी चीनी का कोई विलयन है, यानी चीनी का कोई सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में क्या करना है, चीनी को घुलाना है। विलयता का मतलब होता है जो उसमें घुलता है। तो शरबत में क्या घुलता है, तो शरबत में आपका चीनी घुलता है। तो कहता है चीनी की विलयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, यानी जब इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो चीनी की विलयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे चीनी की विलयता जो है ये आपको बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे चीनी की विलयता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगा। अतः तापमान को बढ़ाकर चीनी की विलयता को बढ़ाया जाता है और इससे जो सॉल्यूशन तैयार होता है उन सॉल्यूशन को अति संतृप्त विलयन अर्थात सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। इस प्रकार का सॉल्यूशन कहा जाता है अति संतृप्त विलयन कहा जाता है, यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। क्लियर हो गया ना। देखिए कितना बेहतर सा सवाल था। ये सवाल ये था कि चीनी के घोल में अर्थात शरबत में, यानी शरबत एक प्रकार का विलयन है, अब उसमें चीनी की विलयता टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो टेम्परेचर का विलयता समानुपाती, टेम्परेचर बढ़ेगा तो चीनी की विलयता भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो विलयता भी क्या होगा, घटेगा। और यदि लगातार टेम्परेचर को बढ़ाते रह जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि चीनी का घुलना बंद हो जाएगा और उससे किस प्रकार का सॉल्यूशन तैयार होगा, तो उससे अति संतृप्त विलयन अर्थात सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार होगा। कैसा सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार होगा। तो ये आपका हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि यदि विलयता को टेम्परेचर से रिलेट कर दिया जाए तो तापमान के बढ़ाने से विलयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तापमान के बढ़ाने से विलयता बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट 100% समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से हम लोग लगातार क्वेश्चन पर डिस्कस करते जाएंगे और पर डे आप एकदम गौर कीजिए। यदि आपसे आने वाले एग्जाम आपको देना है और क्रैक करना है, पास करना है, तो आपको सुबह के 9 से 9:30 आधा घंटा बार बार फोन आ रहा है, आवाज कर रहा है। तो हेलो, आवाज ठीक जा रही है, चल ध्यान नहीं बाबू। तो अब क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी मानव आंख की रेटिना पर, यानी मानव के आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है, तो मानव का आंख जो है उसमें रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। कहां पर प्रतिबिंब बनता है, तो मानव का आंख जो है उसके रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो गौर कीजिएगा, मानव का आंख जो है
उसमें जो लेंस लगा रहता है, जो आपके पिक्चर को या किसी वस्तु के पिक्चर को बनाता है, वो लेंस आपको पता है कौन सा लगा रहता है? कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि नेत्र लेंस के रूप में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो गौर करेंगे, मानव के आंख में जो लेंस लगा रहता है वो लेंस कौन सा होता है भाई? तो वह आपका उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस? तो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि मानव के आंख में कौन सा लेंस लगा रहता है, तो मानव के आंख में उत्तल लेंस लगा होता है। और उत्तल लेंस की बात किया जाए तो ये उत्तल लेंस जो है ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? तो ये वास्तविक बनाता है, वास्तविक बनाता है। और कैसा बनाता है भाई? तो आपको उल्टा बनाता है, यानी वास्तविक भी बनाता है और उल्टा भी। तो ये इमेज जो है उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक और उल्टा बनाया जाता है किसी ऑप्शन में? क्या ऑप्शन नंबर बी में है। अतः इसका आंसर क्या होगा कि उत्तल लेंस लगा रहता है मानव के आंख में और ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? तो वास्तविक और उल्टा बनाता है। हेलो हेलो, ठीक है। कैसा प्रतिबिंब बनता है भाई? तो ये प्रतिबिंब जो है ये वास्तविक और उल्टा बनाया जाता है। हेलो, कैसा बनाया जाता है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस में? उत्तल लेंस में। और प्रतिबिंब बनता कहां है? तो रेटिना पर बनता है। कहां पर? रेटिना पर बनता है। और कभी कभी क्या होता है, रेटिना से पहले या कभी कभी रेटिना के बाद जब बनने लगता है तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आंख का दोष बोलते हैं, जिसमें एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि मानव का आंख जो है उसके रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक और उल्टा होगा, क्योंकि उत्तल लेंस जो है इसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर। और अवतल दर्पण की बात किया जाएगा तो आपका अवतल दर्पण जो है, इस अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। दर्पण की बात करेगा तो अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा बनेगा, और लेंस की बात किया जाता है तो उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कहता है कि हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कौन है? यानी क्वेश्चन ये था कि हम लोग जो भोजन करते हैं तो भोजन का वो कौन सा अवयव है जो हमारी बॉडी को रक्षा करता है? नहीं, क्या लिखा हुआ है? संरक्षात्मक, यानी जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है, हमारी बॉडी को सुरक्षित रखता है, ऐसे खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो सबसे पहले आप जानिए कि भोजन का जो अवयव है, ये भोजन के अवयव की बात किया जाए, भोजन के अवयव में कितने प्रकार के अवयव ग्रहण करते हैं? तो भोजन के 6 प्रकार के अवयव हम लोग ग्रहण करते हैं। कितना प्रकार का? 6 प्रकार का। इसकी कॉन्सेप्ट लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड और भी सवाल आपसे एग्जाम में बनेगा। गौर से देखिएगा कि हम लोग के भोजन जो ग्रहण करते हैं, रोटी सब्जी चावल दाल अगरम बगरम फल फूल जो भी ग्रहण करते हैं, उसमें क्या क्या लेते हैं? तो उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? तो उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। उसके बाद उसमें हम लोग क्या लेते हैं? तो उसमें हम लोग प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। उसमें तीसरा क्या हो गया? वसा लेते हैं। चौथा आपका क्या हो गया? विटामिन लेते हैं। उसके बाद क्या लेते हैं? तो आपका खनिज लवण लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं। और छठा क्या लेते हैं? तो छठा आपका जल लेते हैं। यानी भोजन के कितने अवयव हम लोग लेते हैं? तो भोजन के 6 अवयव हम लोग अपने भोज्य पदार्थ के रूप में लेते हैं। अब हमारी बॉडी से को बीमारी से कौन बचाता है? तो इसमें आपका विटामिन और खनिज लवण, ध्यान देंगे, ये विटामिन और खनिज लवण हमारी बॉडी को ऊर्जा नहीं देती है। यानी ये जो है ये हमारी बॉडी को एनर्जी की बात किया जाएगा तो ये हमारी बॉडी को ऊर्जा नहीं देती है। देती क्या है? तो विटामिन और खनिज लवण जो है ये हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाती है। किससे बचाती है? बीमारी से जो है ये सुरक्षा देने का काम करती है, बीमारियों से हमारी बॉडी को रक्षा करती है ये विटामिन और खनिज लवण। जैसे आपने पढ़ा होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। इसका मतलब हमारी बॉडी में यदि भरपूर मात्रा में विटामिन ए रहेगा तो क्या होगा? रतौंधी से बचे रहेंगे। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, यदि विटामिन बी रहेगा तो बेरी बेरी बीमारी से बचेंगे। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यानी विटामिन सी की भरपूर मात्रा हमारे बॉडी में रहेगा, स्कर्वी नहीं होगा। विटामिन डी रहेगा तो हड्डी कमजोर नहीं होगा, रिकेट्स नहीं होगा। खनिज तत्व में लोहा यदि हमारे बॉडी में रहेगा भरपूर मात्रा में तो एनीमिया बीमारी नहीं होगा। कैल्शियम रहेगा तो हड्डी कमजोर नहीं होगा।
फास्फोरस रहेगा, हड्डी आसानी से जलेगा। तो आपके बॉडी में ये विटामिन और खनिज लवण क्या किया, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाया और ये आपको ऊर्जा नहीं दिया। क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि वो कौन सा भोज्य पदार्थ का अवयव है जो एनर्जी नहीं देती है, तो उसमें विटामिन, खनिज लवण और जल का नाम आता है। जो आपके बॉडी को ऊर्जा नहीं देती है तो देती कौन है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये आपके बॉडी को क्या देती है, तो इससे आपके बॉडी को एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। उम्मीद करते हैं ये पूरी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि हमारे भोजन में संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है, तो विटामिन और खनिज लवण। क्या होगा आंसर, विटामिन और खनिज लवण है ऑप्शन में। क्या आप देखिए, पहला में वसा लिख दिया, ये आपके बॉडी को संरक्षण नहीं पहुंचाता, विटामिन पहुंचाता है, तो ये नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट आ गया, ये भी नहीं होगा। तो विटामिन एवं खनिज लवण, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर सी। पक्का है, इसका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो गया। यानी विटामिन और खनिज लवण जो है वो हमारी बॉडी को बीमारियों से सुरक्षा दिलाती है, बीमारियों से रक्षा करती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये क्या करती है, हम लोगों को ऊर्जा देती है। विटामिन, खनिज लवण हम लोगों को ऊर्जा नहीं देती है। पक्का ना, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल कहता है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, यानी बर्फ का एक टुकड़ा क्या कर रहा, तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्फ के जल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी क्वेश्चन ये कहता है कि मान लिया जाए एक इस तरह का बर्तन है और इस बर्तन में क्या है, पूरा का पूरा जो है ये पानी भरा हुआ है। अब इसमें क्या हुआ, एक बर्फ के टुकड़ा को डाल दिया गया। अब ये बर्फ का टुकड़ा क्या हो गया, जब ये पिघल जाएगा तो कहता है जल के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, जब ये बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो बर्फ के टुकड़े का मॉलिक्यूल्स जो है ये आपके वाटर के अर्थात जल के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है ये समा जाएगा। अतः इस जल के स्तर पर यानी जल के लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात तो अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। क्लियर, यदि जल में बर्फ के टुकड़ा को डालकर पिघला दिया जाए यानी पिघल जाएगा तो बर्फ के स्तर पर यानी जल के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस बर्फ के रहने से। या फिर पानी में चीनी को आप घोल दीजिए, पानी में नमक को घोल दीजिए, यदि वो चीनी 100% सोलुबल हो जाए, नमक 100% सोलुबल हो जाएगा तो जल के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। पक्का ना, देखिए कॉन्सेप्ट की बात है, यदि जल में बर्फ के टुकड़ा को घोल दिया जाए, चीनी के टुकड़ा को घोल दिया जाए, नमक के टुकड़ा को घोल दिया जाए तो घुलने के बाद क्या होगा कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली जगह रहता है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिक्त स्थान रहता है, इन सारे रिक्त स्थान में ही क्या होगा, वो आसानी से घुल जाएगा। और इस रिक्त स्थान में घुलने के बाद क्या होगा, जल के स्तर की बात करेगा, उसके लेवल की बात करेगा तो उसके लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात अपरिवर्तित रहेगा। पक्का ना, इसलिए आंसर क्या हो गया बोरे, इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। पक्का ना, चलिए और जो चीज आप नए नए सीखेंगे आप एकदम हमारे डिस्कशन में कॉपी लेकर बैठिए और इसके कॉन्सेप्ट से ये बर्फ का था, कभी चीनी के बारे में, कभी नमक के बारे में आपसे पूछेगा तो इन सारे क्वेश्चन को आप डिनोट करके रखिए। और एग्जाम के टाइम में कुछ नहीं करना है, आगे एसएससी जीडी का एग्जाम होना है, रेलवे का एग्जाम होना है, बिहार एसएससी का, बीपीएससी का सब एग्जाम होना है। बस एग्जाम के टाइम में हमारे डिस्कशन की कॉपी को और इस वीडियो को खाली सुन लेना है, रिवीजन करके चल जाइएगा। साइंस का 100% सवाल पूछा जाएगा, 100% सवाल आपसे बनेगा, एक बार यकीन करके आप देख लीजिए। नहीं कहता है यदि पत्थर में लोग विश्वास कर लेता है तो पत्थर में उसको भगवान नजर आता है, इसलिए एक बार विश्वास करके देखिए 100% क्वेश्चन बनेगा। और इसमें प्रूफ की कोई बात नहीं है, अभी पीछे सरसरी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, आप उसमें देखेंगे हम जो थ्योरी पढ़ाए थे, जो डिस्कशन कराए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन टकराया। और आप लोगों के दोस्त ने, जो बच्चे क्लास किए थे, उन्होंने कॉल करके बताया भी सर बहुत अच्छा लगा। खास करके बीपीएससी में तो समझिए नहीं 100% मतलब 90% प्लस क्वेश्चन जो है डायरेक्ट डिस्कशन से टकरा गया। इसलिए रात के 8:30 बजे वाला क्लास जिसमें लाइव हम लेते हैं उस क्लास को आप लोग एकदम मिस मत कीजिए, 8:30 बजे से रात के 9 बजे उस क्लास में जरूर आप लोग आइए। और सुबह वाली ये वीडियो प्रीमियम जो होती है 9 बजे, इसको भी आप लोग देखिए, जब टाइम मिले तब देखिए, लेकिन देखिए और उसको खाने बैठते हैं, सोने जाते तो कुछ सुनिए, सुनने से आपको याद हो जाएगा। क्लियर,
चलिए ये कॉन्सेप्ट, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, कहता रेक्टिफायर जो है का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, आपका ये रेक्टिफायर क्या करता है, ये रेक्टिफायर जो है अल्टरनेटिव करंट जो है उसको डीसी में अर्थात डायरेक्ट करंट में बदलता है। यानी ये क्या करता है, एसी को जो है डीसी में यानी अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने में सपोर्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर डी, ये डीसी को क्या करता है, ये आपका एसी जो है यानी अल्टरनेट करंट जो है उसको डायरेक्ट करंट में बदल देता है। ऐसा काम कौन करता है, तो आपका रेक्टिफायर जो है ये अल्टरनेट करंट को क्या करता है, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि इनमें कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है, यानी वैक्सीन से किस बीमारी का इलाज नहीं होता है, यानी कौन ऐसा बीमारी है जिसका वैक्सीन नहीं है। अब जब ऑप्शन पर चलते हैं, ये कुकुर खांसी है, आपको पता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डीपीटी का टीका लेते हैं। कौन सा टीका भाई, डीपीटी का। चेचक के लिए तो चेचक का ही टीका है, और सबसे पहले पूरी दुनिया में जो वैक्सीन बना था वो चेचक का ही वैक्सीन बना था। और ये कौन बनाए थे, चेचक का ही वैक्सीन जो है ये पूरी दुनिया में सबसे पहले बना था। और ये बनाने वाले कौन थे, एडवर्ड जेनर थे। कौन थे भाई, एडवर्ड जेनर। क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीकाकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो आप आंसर क्या दोगे मेरे दोस्त, टीकाकरण जो है यानी वैक्सीनेशन जो है इसका पिता एडवर्ड जेनर को माना जाता है। तो चेचक रोग के, पोलियो के लिए पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है। तो यह क्वेश्चन था नहीं रोका जा सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायबिटीज को नहीं रोका जा सकता है। क्यों, क्योंकि डायबिटीज जो है इसको इंसुलिन नाम का हार्मोन जो है, ये इंसुलिन हार्मोन जो है ये क्या करता है, आपके बॉडी में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, जिससे डायबिटीज रुकता है। अर्थात ये वैक्सीन से रोका नहीं जा सकता है। अतः आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी यानी डायबिटीज हो गया। कोई कंफ्यूजन। और टीकाकरण का पिता किसको माना गया, एडवर्ड जेनर को। और किस रोग के विरोध में बना था टीका, तो सबसे पहले चेचक रोग के विरोध में। और इन सारे पॉइंट्स को नोट करते जाइए ताकि एग्जाम के समय में आप रिवीजन कर सकें। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट क्या होगा। किसके बारे में बोला, केमिकल कंपाउंड के बारे में बोला। तो ध्यान देंगे, जब ये कंपाउंड की बात करता है तो कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और यदि एलिमेंट्स की बात करेगा, अर्थात जब तत्व की बात करेगा तो तत्व के छोटे कण को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा किसके बारे में, कंपाउंड के बारे में। अतः इसका आंसर क्या हो गया, अणु हो गया। किसी ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर डी में है। अतः इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। किसी तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, परमाणु, जबकि किसी यौगिक के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो आंसर क्या हो गया भाई, आपका अणु हो गया। तो दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि किसके कमी के कारण अरक्तता, एनीमिया। अभी हम आपको बताए थे कि जब हम लोगों के बॉडी में लोहा की कमी हो जाती है यानी फेरस की कमी हो जाती है, कौन सा बीमारी हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। कभी कभी क्या देता है, आपका हीमोग्लोबिन देगा, आरबीसी देगा, डब्ल्यूबीसी देगा, प्लेटलेट्स देगा। तब ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन की कमी जब हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया, या लोहा की कमी से कौन बीमारी होगी, एनीमिया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका लोहा होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होती है भाई, तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि घेघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से, पक्का ना। चलिए, पोटेशियम की कमी से क्या होता है भाई, पोटेशियम की कमी से आपके बॉडी में जो है आपको बहुत ज्यादा थकान टाइप का महसूस होने लगता है। और कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, आपका हड्डी जो है ये कमजोर हो जाता है। क्लियर। चलिए अगला सवाल आपका कहता है, आखिर नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से है। अर्थात क्या हो जाएगा, मत्स्य उद्यान जो है ये हो जाएगा। और कृषि का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध भाई किससे है, तो हरित क्रांति के बारे में पूछेगा तो कृषि से, और नीली क्रांति का मछली से, पीली क्रांति का सरसों से, भूरी क्रांति का उर्वरक से। कुछ क्रांति से संबंधित एक वीडियो हमारे चैनल पर देखे होंगे। साइंस के लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां बच्चों को क्वेश्चन पूछता है और बच्चे को प्रॉब्लम, उसकी थ्योरी वाली वीडियो भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। यदि आप क्रांति का
एक जगह क्वेश्चन देखना चाहते हैं, हमारे चैनल पर इसका वीडियो है, आप उसको वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के टॉपिक मिलेंगे, वहां से आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। क्लियर? जिन बच्चों को यहां से कठिनाई होती है। अगला, कौन सी गैस का आवरण सूर्य के से निकलने पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है? यानी पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने के लिए वायुमंडल में एक परत है जिसे ओजोन परत कहा जाता है। कौन सा परत कहा जाता है? ओजोन परत कहा जाता है। और इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, क्योंकि ये पराबैंगनी किरण को यदि ओजोन परत अवशोषित नहीं करेगा तो पता है लोगों में त्वचा संबंधी कैंसर हो जाएगा, त्वचा कैंसर की संभावना, त्वचा संबंधी बीमारी की संभावना हो जाएगी। पक्का ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, लेकिन रात के 8:30 बजे आप लोग लाइव आना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।